अब मोबाइल फोन में 5 कैमरास क्यों आते हैं और क्या आपने कभी किसी फॉग एवलांच को देखा है? साथ ही साथ दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा बॉक्सिंग मैच दिखाने वाला हूं जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों अगर आप ड्रिंक नहीं करते हैं और एक दिन अचानक से ही काफी बड़ी मात्रा में अल्कोहल को कंज्यूम करके अपने घर पर पहुंचते हैं तो क्या होगा? ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स आपको धक्का मार के घर से बाहर निकाल देंगे, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर कोई भी हनी भी गलती से किसी भी अल्कोहल को कंज्यूम कर ले और उसके बाद अगर वो अपने हाइव यानी कि छत्ते में जाती है तो छत्ते में मौजूद गार्ड बीज उस हनी बी को धक्के मार मारकर छत्ते से निष्कासित कर देती हैं। सुनने में काफी ज्यादा अजीब है ना? तो चलिए आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। असल में दोस्तों बहुत से एंटोमोलॉजिस्ट के अनुसार जब समर सीजन में ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वो गर्मी फ्लावर्स में मौजूद नेक्टर को फर्मेंट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो नेक्टर अल्कोहलिक हो जाता है। अब दोस्तों अगर उस कंडीशन में कोई भी हनी बी अगर उस नेक्टर को पीती है तो उसे भी इंसानों की तरह नशा हो जाता है। अब अगर उस सिचुएशन में वो ड्रंक हनी बी अपने हाइव यानी कि छत्ते में जाती है तो छत्ते में मौजूद गार्ड बीज उसको कुछ इस तरीके से जमीन पर लेटा धीरे धीरे उसके पैरों को पुश करते हुए उसे हाइव से दूर धकेलना शुरू कर देती हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि अगर कोई भी ड्रंक भी हाइव के अंदर एंटर कर जाती है तो वो देखते ही देखते बाकी की हनी बीज को भी अल्कोहलिक बना सकती है। ना सिर्फ वो बीज को अल्कोहलिक बना सकती है बल्कि वो हाइव का पूरा ही हनी खराब भी कर सकती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए नेचर ने इन गार्ड्स को कुछ ऐसी क्वालिटीज दी हैं जिसकी मदद से ये बेहद ही आसानी से किसी भी ड्रंक बी की पहचान करके उसे हाइव से कुछ इस तरीके से बाहर धकेल देती हैं। एंड इन द लास्ट जब कुछ समय के बाद उस हनी बी का नशा उतर जाता है तो उसको दोबारा से ही हाइव में एंट्री मिल जाती है। सच में नेचर का कोई भी तोड़ मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों आपने बहुत सारे बॉक्सिंग मैचेस तो जरूर देखे होंगे जिसमें दो पहलवान आपस में लड़कर एक दूसरे को हराने के लिए जी जान लगा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में एक बेहद ही छोटे टाइम पीरियड के लिए ह्यूमन बियर बॉक्सिंग मैचेस भी हुआ करते थे जिसमें कोई भी पहलवान दूसरे पहलवान से नहीं बल्कि एक बियर यानी कि भालू से लड़ता था। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे साल 1937 में यूएसए में रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें आप उस समय होने वाले बेहद ही अजीब ह्यूमन बियर बॉक्सिंग मैच को भी देख सकते हैं। असल में दोस्तों इस स्पोर्ट की शुरुआत मिड 19th सेंचुरी में यूरोप में की गई थी। यूरोप में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद यह स्पोर्ट धीरे धीरे यूएसए तक पहुंचा। लेकिन क्योंकि दोस्तों इस स्पोर्ट में बियर इंसानों को और इंसान बियर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे तो आगे चलकर इस स्पोर्ट को पूरी ही तरीके से बंद कर दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखी है वो अपने आप में रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आपने कुछ इस तरीके के बेहद ही एडवांस बर्ड ड्रोन्स तो जरूर देखे होंगे जिसको बेसिकली कुछ इस तरीके से एक बर्ड की शेप में बनाकर तैयार किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में इसी कॉन्सेप्ट के तहत एक बार प्लेन बनाने की भी कोशिश की गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उस प्लेन का वेट काफी ज्यादा था तो इन तरीके के विंग्स उसे कभी भी उठा ही नहीं पाए और यही वो कारण था जिसके चलते हुए उस प्लेन को कभी भी दुनिया के सामने लाया ही नहीं गया। और अगर कोई चीज दुनिया के सामने नहीं आई है तो उसको दुनिया के सामने लाने की जिम्मेदारी तो इस चैनल की बनती ही है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ बेहद ही रेयर दिखाता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो विंग फ्लैपिंग प्लेन दिख रहा है उसको साल 1891 में जर्मनी में बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं कि इस प्लेन ने कभी भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम किया ही नहीं और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस कॉन्सेप्ट को उस समय ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों हमने सिंगिंग बाउल को तो जरूर देखा होगा जिसमें अगर थोड़ा सा पानी डालकर उसको बाहर से कुछ इस तरीके से रब किया जाता है तो वो बाउल एक बेहद ही मेलोडियस साउंड को प्रोड्यूस करने के साथ साथ अपने अंदर भरे पानी को कुछ इस तरीके से उछालना शुरू कर देता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर हितेशी जिन्होंने इसके पीछे की साइंस मुझसे पूछी। असल में दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिसको कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों बात अगर सिंगिंग बाउल की जाए तो एक स्टैंडर्ड सिंगिंग बाउल को 7 अलग अलग मेटल्स का यूज करते हुए बनाया जाता है जिसके चलते हुए इस बाउल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक सिंगल मेटल बाउल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी की तुलना में काफी ज्यादा अलग होती है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस बाउल के मैलेट को एक लेदर से रैप किया जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि जब भी इस मैलेट को इस सिंगिंग बाउल के चारों ही तरफ कुछ इस तरीके से रब किया जाए तो इसे प्रोड्यूस होने वाली फ्रीक्वेंसी बाउल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करे। तो दोस्तों अब होता कुछ ऐसा है कि जैसे हम इस बाउल को पानी से फिल करके इसके चारों ही तरफ इसको मैलेट से रब करना शुरू करते हैं
तो उस रबिंग से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी बाउल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ट्रिगर कर देती है, जिसकी वजह से बाउल के अंदर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक तरीके से चार्ज हो जाती है और वो वाइब्रेशन को पैदा करना शुरू कर देती है। और जब ये वाइब्रेशन पानी से जाकर टकराता है तो वो पानी के अंदर वेव्स को पैदा करना शुरू कर देता है, जिसको कि फैराडे वेव्स के नाम से जाना जाता है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि आपके हाथ के द्वारा प्रोड्यूस की गई एनर्जी पानी में वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब ये फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी चार्ज कर देती है, जिसकी वजह से वो पानी कुछ इस तरीके से बाउंस करना शुरू कर देता है। और हमें देखने में कुछ ऐसा लगता है कि मानो यहां पर कोई जादू हो रहा हो, लेकिन हकीकत में कोई जादू नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में मौजूद सैंड वाइपर स्नेक, जिसको कि बरोइंग स्नेक के नाम से भी जाना जाता है, उसकी एक बेहद ही यूनिक क्वालिटी होती है, जिसके तहत ये लूज सैंड में अपने एनिमी से छिपने या फिर अपने शिकार को फंसाने के लिए अपनी पूरी ही बॉडी को रेत के नीचे छिपा लेता है। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि ये बिना हाथों के इस कारनामे को कैसे कर लेता है, तो चलिए आज आपके उस कंफ्यूजन को भी दूर कर ही देते हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो स्नेक दिख रहा है वो वही सैंड वाइपर स्नेक है। और इस वीडियो क्लिप में आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये स्नेक किस तरीके से अपनी बॉडी में वाइब्रेशन को पैदा करके अपनी पूरी ही बॉडी को रेत के नीचे छिपा देता है। तो ये स्नेक और इसकी क्वालिटी अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों जब भी किन्हीं दो कंट्रीज के बीच युद्ध होता है तो उनमें सैनिकों के साथ साथ डॉक्टर्स का भी काफी बड़े स्केल पर इम्तिहान होता है, क्योंकि उन्हें घायल सैनिकों को तुरंत ही ट्रीटमेंट देकर वापस युद्ध के मैदान में भेजना होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसको साल 2015 में शूट किया गया था, जिससे देख मिरीमोकोलॉजिस्ट को सबसे पहली बार पैरामेडिक आंट्स के बारे में जानकारी हुई थी। असल में दोस्तों ये आंट्स युद्ध के दौरान अपनी कॉलोनीज में ही रहती हैं और इनका सबसे बड़ा काम युद्ध में घायल हुई सैनिक चींटियों का तुरंत ही ट्रीटमेंट करना होता है। जहां पर दोस्तों ये उस घायल चींटी को देखकर उसे बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट देने के लिए अपने मुंह से एक स्पेशल लिक्विड को रिलीज करती हैं, जिसकी मदद से उस घायल चींटी के घाव महज 4 से 5 घंटे के अंदर ही भर जाते हैं। अब अगर ये सुनकर आप दंग रह गए हैं तो थोड़ा सा ठहर जाइए, क्योंकि दोस्तों आगे की गई रिसर्च में ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ये पैरामेडिक आंट्स टिपिकल सिचुएशंस में किसी भी आंट की हार्ट सर्जरी तक कर सकती हैं। ना सिर्फ ये उसकी हार्ट सर्जरी कर सकती हैं, बल्कि ये ह्यूमंस की तरह ही इंफेक्शन को बॉडी में बढ़ने से रोकने के लिए घायल चींटी के किसी भी पार्ट को उसके शरीर से अलग भी कर सकती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आंट्स युद्ध में ज्यादा घायल हुई आंट्स को अपनी बैक के ऊपर कैरी कर वापस कॉलोनीज तक भी लाती हैं। और ये फैक्ट वास्तव में सर को चकरा देने वाला जरूर है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आपने एवलांच तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी फॉग एवलांच को देखा है? असल में दोस्तों जब काफी ज्यादा ऊंचाई पर फॉग काफी ज्यादा डेंस हो जाता है तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन जनरेट होती है जिसके चलते हुए वो फॉग एवलांच की तरह पहाड़ी के ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देता है। अब इस चीज को समझने के लिए आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक फॉग एवलांच को पहाड़ी के ऊपर से सिटी की तरफ फ्लो होता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये डेंस फॉग एवलांच किस तरीके से एक पूरी ही सिटी को चंद ही सेकंड्स में कवर कर देता है। क्या ऐसा कुछ कभी आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपने वॉलीबॉल मैचेस को तो जरूर देखा होगा, साथ ही साथ आपने फुटबॉल मैचेस को भी देखा होगा। आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई वॉलीबॉल और फुटबॉल का आपस में क्या कनेक्शन है, या यूं कहूं कि बेहद ही अमेजिंग कनेक्शन है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में सेपैक टैक्रो नाम का एक बेहद ही अमेजिंग स्पोर्ट भी मौजूद है। असल में दोस्तों इस स्पोर्ट को किक वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया में हुआ है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस गेम में बॉल को हिट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल भी किया जाता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस स्पोर्ट को वॉलीबॉल और फुटबॉल का मिक्सचर भी माना जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अमेजिंग स्पोर्ट्स के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपने अक्सर लोगों को लेजर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी के ऊपर बने हुए परमानेंट टैटूज को रिमूव करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक लेजर हमारे बॉडी के परमानेंट टैटू को रिमूव कैसे कर देती है? नहीं पता तो माय इंडिया फैमिली एक बार फिर से तैयार हो जाइए इसके पीछे की असली साइंस को जानने के लिए। असल में दोस्तों टैटू रिमूवल प्रोसेस को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि जब भी हम हमारी स्किन के ऊपर टैटू को बनवाते हैं तो उस कंडीशन में हमारी स्किन के साथ क्या होता है। असल में दोस्तों टैटू बनवाने की प्रोसेस में एक बेहद ही थिन निडल को हमारी स्किन के अंदरूनी लेयर तक इंजेक्ट करके इंक की मोटी मोटी ड्रॉप्स को रिलीज किया जाता है। अब क्योंकि इस लिक्विड इंक की ड्रॉप्स का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के WBC कभी भी उन ड्रॉप्स को वहां से हटा ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से टैटू बनवाने की प्रोसेस में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कभी भी ट्रिगर
होता ही नहीं है। अब क्योंकि ये टैटू स्किन की ऊपरी सतह पर ना होकर स्किन की अंदरूनी सतह पर बनता है, तो हम चाहकर भी कभी भी अपने हाथों से इसको रब करके साफ नहीं कर पाते हैं। तो ये तो बात हो गई टैटू बनवाने की। अब बात करते हैं टैटू के लेजर रिमूवल की। असल में दोस्तों, अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो एक लेजर बीम काफी बड़े अमाउंट में एनर्जी को कैरी करती है। आप जैसे ही किसी भी लेजर में एनर्जी के लेवल को और ज्यादा बढ़ाकर उसको किसी भी टैटू के ऊपर डाला जाता है, तो टैटू की इंक लेजर में मौजूद एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से स्किन के उस पार्ट का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने की वजह से टैटू की इंक छोटी छोटी ड्रॉप्स में टूट जाती है। अब जैसे वो इंक छोटी छोटी ड्रॉप्स में टूटती है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम तुरंत ही ट्रिगर हो जाता है और हमारी बॉडी में मौजूद WBC तुरंत ही उन छोटी छोटी ड्रॉप्स को वहां से साफ करके पॉटी के थ्रू उनको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए लेजर से कभी भी एक बार में पूरे ही टैटू को साफ नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे स्किन के जलने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप टैटू रिमूवल की सोच रहे हैं तो एक बार ये जरूर सोच लीजिएगा कि उस कंडीशन में आप अपनी स्किन के साथ क्या कर रहे हैं। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की असली साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको बताया कि मेक्सिको के अंदर साफ सफाई का काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है और उसी के चलते हुए साल 2009 से लेकर साल 2011 तक मैक्सिकन गवर्नमेंट पेट डॉग की पॉटीज को लेकर काफी ज्यादा परेशानी में रहा करती थी, क्योंकि दोस्तों वहां के लोग जब भी अपने डॉग्स को बाहर वॉक पर लेकर जाते थे तो वो उनकी पॉटी को कभी भी रोड से साफ करते ही नहीं थे, जिसके चलते हुए इसका असर मैक्सिको की टूरिज्म पर भी पड़ने लगा। और इन सारी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए साल 2012 में मैक्सिको ने कुछ ऐसा किया जिसे सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में दोस्तों, मैक्सिकन गवर्नमेंट के द्वारा साल 2012 में टेरापू वाईफाई नाम का एक बेहद ही अमेजिंग इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, जिसके तहत जो भी इंसान जितने बड़े अमाउंट में डॉग की पॉटी को लेकर आता था उसको उसी हिसाब से उतने ही लंबे समय के लिए फ्री वाईफाई दिया जाता था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ इसी चीज के दम पर ही साल 2012 में ही मैक्सिको में इन तरीके की गंदगी का परसेंटेज भी काफी ज्यादा कम हो गया था। अब इस वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि अगर इस चीज को इंडिया में लाया जाए तो यहां पर उसका क्या असर होगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, ये दुनिया अंधविश्वासों से भरी हुई है और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल साउथ कोरिया का एक बेहद ही अजीब सा रिचुअल है। असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साउथ कोरियन स्टूडेंट एग्जाम के दौरान नहाना ही छोड़ देते हैं। असल में दोस्तों, इन स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि अगर वो एग्जाम टाइम में अपने सर पर पानी डालेंगे तो उनके द्वारा पढ़ा गया सब कुछ ही उस पानी के साथ धुलकर गायब हो जाएगा। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए साउथ कोरियन स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम में अपने सर को पानी से बचाने के लिए नहाना ही छोड़ देते हैं। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि क्या उनके स्वेट से स्मेल नहीं आती होगी, तो दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि साउथ कोरियन में एक जीन की कमी पाई जाती है जिसकी वजह से किसी भी इंसान के पसीने से स्मेल आती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए साउथ कोरिया में आपको डिओड्रेंट ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको बताया कि इस दुनिया में स्टोन मैन नाम का एक बेहद ही रेयर डिसऑर्डर भी पाया जाता है जो किसी भी इंसान को एक चलते फिरते पत्थर में कन्वर्ट कर देता है। असल में दोस्तों, इस डिसऑर्डर का सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में मौजूद मांसपेशियां धीरे धीरे हड्डियों में कन्वर्ट होने लगती हैं। परिणाम स्वरूप किसी भी इंसान का शरीर धीरे धीरे कुछ इस तरीके से अंदर से सिर्फ और सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही बनता जाता है और सस्पेक्ट का चलना फिरना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस डिसऑर्डर को स्टोन मैन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। हालांकि दोस्तों, ये डिसऑर्डर काफी ज्यादा रेयर होता है, क्योंकि दोस्तों अभी तक दुनिया में सिर्फ 800 लोग ही इस बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये डिसऑर्डर जितना ज्यादा रेयर है, वास्तव में ये उतना ही ज्यादा खतरनाक भी जरूर है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी इंसान कितने दिनों का फास्ट रख सकता है, तो ऑफ कोर्स आप में से बहुत से लोग 10 दिन, 20 दिन या फिर मैक्स टू मैक्स 30 दिन बताएंगे। लेकिन क्या आपको बताया कि इतिहास में एक ऐसा इंसान भी मौजूद था जिसने लगातार 1 साल और 17 दिन का फास्ट रख के एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया था। मिलिए एंगुस बारबेरी से, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे और इन्होंने साल 1965 में अपने ओवरवेट से परेशान होकर डाइट रखने की सोची, जिसको इन्होंने 1 साल और 17 दिनों तक कंटिन्यू भी रखा। हालांकि इस टाइम पीरियड के दौरान ये कुछ मल्टीविटामिन्स, वाटर और टी एंड कॉफी लिया करते थे। एंड इन द लास्ट आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जब इन्होंने फास्ट को रखना शुरू किया था तो इनका वजन 205 किलोग्राम था, लेकिन फास्ट खत्म होते होते तक इन्होंने 125 किलोग्राम वेट को लूज किया था, जिसके चलते हुए इनके नाम उस समय एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया गया था। बट ऑनेस्टली अगर आप ये करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर इनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी
करना पड़ा था। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में नीदरलैंड्स के डॉक्टर्स के द्वारा ह्यूमन थ्रोट में 2 नई सलाइवा ग्लैंड्स की खोज की गई है। रिसर्च के अनुसार ये ग्लैंड्स हमारे स्कल में नेजल कैविटी और थ्रोट के मिलने वाली लोकेशन के पास मौजूद हैं। हालांकि ये रिसर्च से सामने आने के बाद बहुत से डॉक्टर्स ने इसे बिल्कुल ही सिरे से नकार दिया है। तो इन फ्यूचर ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जरूर होगा कि क्या वास्तव में हमारे गले में ये एक्स्ट्रा ग्लैंड्स मौजूद हैं या फिर नहीं। फैक्ट नंबर 1। अब मोबाइल फोन्स में 5 कैमरास क्यों आते हैं? दोस्तों आपने भी कभी ना कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि जब एक सिंगल कैमरे का यूज करते हुए ही फोटोग्राफ्स को क्लिक किया जा सकता है तो कंपनीज अपने फोन में 2, 4 और यहां तक कि 5 कैमरास को भी लगाकर क्यों देती हैं? तो चलिए आज कंपनीज के सीक्रेट से भी पर्दा हटा ही देते हैं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा कि इस पूरी दुनिया के सबसे पहले कैमरा वाले फोन को साल 1999 में एक जापानीज कंपनी के द्वारा मार्केट में उतारा गया था, जिसकी टेक्नोलॉजी को लोगों के द्वारा उस समय पर काफी बड़े स्केल पर सराहा गया था। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए हमें काफी लंबे समय तक ऑलमोस्ट सभी फोन्स में एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों हम ह्यूमंस की एक काफी ज्यादा अजीब आदत होती है जिसके चलते हुए हम नई टेक्नोलॉजी या फिर यूनिक चीजों के प्रति काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और फोन के मल्टीपल कैमरास इसी का ही जीता जागता एग्जांपल हैं। असल में दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार इस दुनिया में फोटोग्राफ के शौकीन लोगों की तादाद काफी ज्यादा है और वो लोग किसी भी प्रोफेशनल फोटो को क्लिक करने के लिए प्रेजेंट डेट में डीएसएलआर कैमरास का यूज करते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन तरीके के लोगों को अपने फोन्स के प्रति अट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज अपने फोन में डीएसएलआर जैसी क्वालिटीज को देने के लिए अपने एक ही फोन में अलग अलग तरीके की लेंसेज को आजमा रही हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इन कैमरास में ऐसा क्या खास होता है। असल में दोस्तों फोन के अगर पहले कैमरा की बात की जाए तो इसको फोन का प्राइमरी कैमरा या फिर मेन कैमरा भी कहते हैं और इसी कैमरे के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस करके उसकी इमेज को भी क्लिक किया जा सकता है। अब दोस्तों बात अगर दूसरे कैमरे की जाए तो इस कैमरे की मदद से किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को ब्लर किया जा सकता है, जो कि यूजुअली आपको पोर्ट्रेट मोड में देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात अगर तीसरे कैमरे की जाए तो यह कैमरा फोटोग्राफी में वाइड एंगल को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि इस कैमरे का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी फोटो को काफी वाइड एंगल में क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात अगर चौथे कैमरे की जाए तो इसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को काफी बड़े स्केल पर जूम करके उसकी फोटो को क्लिक कर सकते हैं, यानी कि अगर ये कैमरा हमारे फोन में नहीं होगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जूम्ड इमेज हमें हल्की सी ब्लर नजर आएगी, जो कि हमें हमारे पुराने फोन्स में देखने को भी मिलता था। अब दोस्तों बात अगर पांचवें कैमरे की जाए तो यह कैमरा किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स और नेचुरल कलर को हूबहू फोटोज में लाने के लिए लगाया जाता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस कैमरा की मदद से किसी भी फोटो की डेप्थ को काफी ज्यादा इंक्रीज किया जाता है, जिसकी मदद से वो फोटोग्राफ्स काफी ज्यादा क्लियर और रियलिस्टिक दिखने लगती हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अपने फोन की सेल को बूस्ट करने और लोगों को कम दाम में फोन के साथ साथ एक प्रोफेशनल कैमरा देने के लिए भी कंपनी के द्वारा एक ही फोन में अलग अलग लेंसेज का यूज करते हुए काफी ज्यादा कैमरास को इंस्टॉल किया जाता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मूवमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फैज कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।